नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज नाज़रीन मेरे प्रोग्राम में 3 अहम तरीन जर्नल्स हैं और मेरा ये शो इन 3 अहम तरीन जर्नल्स से 2 इश्यूज़ पे मैं बात करूँगा और दोनों इश्यूज़ फ़ौजी इश्यूज़ के हवाले से हैं। पहला तो ये है कि जी मुसलसल हम पहले भी धमकियाँ सुनते रहे हैं भारत की और वो मुसलसल LOC पे हालात ख़राब भी कर रहा है, अभी भी ख़राब कर रहा है। अभी एक हालात हो गए हैं कि चाइना, पाकिस्तान और भारत के जो सरहदी इलाक़े हैं उसमें बड़ी हद तक जो है वो कशीदगी बढ़ गई है और काफ़ी एक दूसरे को नुकसानात पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं। और अभी हालिया बिल्कुल जो बड़ी फ़ौज के उनके सरबराह हैं भारत के जनाब मनोज मुकुंद नरोने, यही नाम है, शायद MM नरोने का नाम है, और उन्होंने धमकी दी है, फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्दी हो रही है और इस इल्ज़ाम के बाद फ़ौरन उन्होंने फ़ौज कशी की भी बात कर दी है, यहाँ तक बात कर दी है, धमकी दे दी है। तो पाकिस्तान का इस पे क्या रद्दअमल होना चाहिए? पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत ज़ाहिर है क्या है इस वक्त, क्या किस जगह पे खड़ी है कि भारत की ये धमकियाँ या इस किस्म की LOC पे फायरिंग या ये जो पाक चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी हो रही है, फायरिंग हो रही है और जिसमें बड़ी कैजुअल्टीज़ भी सुनने में आ रही है, हो रही है और लोग दावे भी कर रहे हैं अपनी कामयाबी के, तो इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और अहम इशू, बहुत ही अहम इशू है, 3 जर्नल्स का फ़ायदा उठाते हुए कि ये पाक फ़ौज जो है ये पूरी कौम की फ़ौज है, पूरी कौम की अफवाज है ये, और बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं पाक फ़ौज की इस मुल्क के लिए, सिविलियन की हैं तो फ़ौज की भी कुर्बानियाँ हैं। तो इस पाक फ़ौज की बेइंतहा कुर्बानियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता 2.5 साल के अरसे में हमने देखा है कि मौजूदा इस वक्त हालात जो हैं वो ये है कि फ़ौज को मुतनाज़ा बना दिया गया है। काफ़ी मुतनाज़ा फ़ौज बन चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानात आ रहे हैं और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये यकीनन कौम को तकसीम करती है एक अहम तरीन इदारे के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही अहम इदारा है और जिसकी बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। तो हम इस पर भी पूछेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है और क्या इसका सद्देबाब है कि ये इदारा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम का रहे, ये डिसीशन ना हो कि ये इदारा किसी पार्टी का है, ये किसी और का। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट है आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, साबिक निगरान वज़ीर दफ़ा, साबिक एडवाइज़र बराए नेशनल सिक्योरिटी, साबिक सेक्रेटरी दफ़ा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा, सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी हैं और एक हाई कमान यानी फ़ौज का हाई रुतबा भी उनके पास रहा है लेफ्टिनेंट जनरल का। तो आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल रिटायर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, सीनियर तज़कियाकार, वो भी एक बहुत अहम ओहदा, यानी तीनों लेफ्टिनेंट जनरल के बड़े ओहदे पर रहे हैं, उसके बाद तो आर्मी चीफ का ही हो जाता है। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत ही अहम 2 टॉपिक को लेकर आते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब जनरल क़य्यूम साहब की तरफ। जनरल क़य्यूम साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। इस वक्त मेरी जो आपसे पूछने का मकसद है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी तो होती है, LOC पे ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी होती हैं, फायरिंग भी होती है। अभी हालिया स्टेटमेंट की बुनियाद पे मैं आगे चलता हूँ। 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो ये कि चाइना, पाकिस्तान और भारत की सरहदी इलाकों पे शदीद कशीदगी है, एक दूसरे पे फायरिंग भी है, कैजुअल्टीज़ भी है, एक दूसरे को के ऊपर कामयाबी का भी की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अभी हालिया जो उनके बड़ी फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी जारी है और इसके ऊपर उन्होंने बाज़ाब्ता पाकिस्तान को धमकी दी है कि फ़ौज कशी भी हो सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि इस स्टेटमेंट को कितना सीरियस लिया जाए, ये सिचुएशन कहाँ जाएगी
और पाकिस्तान के सिलसिले में मैं ये पूछना चाहूँगा ज़रूर कि जाहिर है जंग किसी मसाइल का हल तो नहीं है, लेकिन अगर जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान की जंगी सलाहियत कहाँ खड़ी होगी सर, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं लोधी साहब और मुस्तफ़ा को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं। देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कंवल सिंबल, ये जो हैं ये इंडिया के एक फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं 2001-2 में और एम्बेसडर एंड वेरी रिनाउंड। तो उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वो था ऑन स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस टू इंडिया और उसकी रिस्पांस क्या होनी चाहिए। तो उसमें जब वो जिक्र करता है पाकिस्तान का, तो वो कहता है कि हमारे जो चैलेंजेस में ऑब्वियसली सबसे पहले वो जब पाकिस्तान का जिक्र करता है तो कहता है कि पाकिस्तान हमें फतह तो नहीं कर सकता और उस तरह का ख़तरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। और हम ये चाहते हैं कि वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी, या ये अभी हिंद अथवा और आरएसएस के मोदी लेड जो अभी ये टेररिस्ट ग्रुप है ये हो, इनकी ज़रूरत है। और इसलिए ये शोशे इसको छोड़ते रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आगे पीछे थ्रेट करना वगैरह। लेकिन अल्लाह का करम है, ये ठीक बात है कि हमें अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और ये तो 5-6 गुना हमसे ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने दफा का मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे पास डिटरेंस है, लेकिन हम इन गीदड़ बबकियों को ऑब्वियसली टोटल नेगेट भी नहीं कर सकते, चूँकि ये पिन प्रिक करके अगर हमें नुकसान पहुँचाएँ और हमारे लाइव्स ज़ाया हों जवानों की, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये जब उसने ये जिक्र किया चैलेंजेस, तो उसमें उसने ये कहा कि जी सबसे पहले तो इस्लाम एक चैलेंज है। वो कहता है कि ये इस्लाम एक ऐसी चीज़ थी जिसने सब कॉन्टिनेंट को तोड़ के तो ईस्ट पाकिस्तान बनाया और इंडिया, और फिर कहता है इस्लाम ही एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन का बायस बन रही है, और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं डेमोक्रेसी से। और जो अपना इनका एक नज़रिया है कि हमारा कोई मज़हब नहीं और एक उसको लेके चलना चाहते हैं। और फिर वो चैलेंजेस में टेररिज्म को देखता है। फिर वो कहता है कि अफ़गानिस्तान के में रिसोर्सेज हैं लेकिन हम पहुंच नहीं सकते, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में नहीं पहुंच सकते जी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो टेंशन इंडिया के साथ है ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, चूंकि दिल से वो एक्सेप्ट तो पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम दे आल्सो नो कि पाकिस्तान इज अ रियलिटी ऑन द इंटरनेशनल ग्लोब एंड इन साउथ एशिया। और स्पेशली अभी जब आपने चाइना का भी हवाला दिया है, आवर बेस्ट रिलेशंस विद चाइना, और ये जो चाइना को भी इन्होंने प्रोवोक किया 370 के बाद लद्दाख के एरिया में, पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। तो उनको ये पता है और उनको ये सबक सिखाए हुए चाइना ने 1962 में, जिसका जिक्र इस एम्बेसडर ने भी किया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेयर एज डिप्लोमेटिक एंडेवर्स मस्ट कंटिन्यू, लेकिन हमारी मिलिट्री प्रेपरेशन के अंदर कभी भी हम स्लैक ना करें। हमें बहुत कुछ करना है टू कीप पेस विद द फास्ट मूविंग एनिमी एंड द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना, यू हैव टू रन एज फास्ट एज यू कैन टू स्टे वेयर यू आर। इस सिचुएशन को कायम रखने के लिए भी आपको आगे चलना होगा। तो अल्लाह का ये करम है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो वेपन जरूर हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो मैन बिहाइंड द गन है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ सोल्जर है, जो हमारी कौम की खोख से जिस फौज ने जन्म लिया है, और जो हम सब सिपाही हैं, आपके सामने आज तीनों बैठे हुए हैं, अल्लाह का करम है हम इस रट से गुजरे हैं। हमारे लोग जो है विल टू फाइट और टोटल डेडिकेशन और डिवोशन वाली ये फौज है। तो ऐसी फौज को आप कभी शिकस्त नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें मोहतात ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब जनरल खालिद लोधी साहब की तरफ। जनरल खालिद लोधी साहब, आप डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इसके हवाले से तो डेफिनेटली आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि अगर कोई जंगी हिकमत अमली भारत से किसी किस्म की उम्मीद तो की नहीं जा सकती।
कोई भी ऐसी सूरत, अभी तो उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी है उनके बड़ी फौज ने, के सरबराह ने। तो सर मैं एक यहाँ पे सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि जी एक चीज़ जो इन्होंने हम पर फिर ये इल्ज़ाम लगाया है, और वो इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो सरहद पार हो रही है, और हमारे यहाँ जो है वो ये आ रहे हैं और हम उनको मार रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 200 अफराद को मारने की भी बात की है, और उस बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान को फौज कशी की धमकी भी दी है। तो मौजूदा खित्ते की जो सूरत हाल है, जिसमें मैंने जैसे बताया कि 3 ममालिक इस वक्त सरहदी तनाव में हैं, कशमकश हैं, फायरिंग हैं, कैजुअल्टीज़ है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, उसमें वो किस तरह की उसकी हिकमत अमली है, क्या उसके इस वक्त फ़ौजी तवाज़ुन में कहाँ खड़ी है, जंगी उसका जो आपका कहना चाहिए उसका जो उसके पास जो पावर है वो कितनी है, कैसे देखते हैं सर इन तमाम बातों को? जी बहुत शुक्रिया। एक मेरे उस्ताद हैं जनरल मुस्तफ़ा, दूसरे मेरे सीनियर हैं जनरल क़य्यूम, दोनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात यह है डॉक्टर साहब के जो कुछ पाकिस्तान में जिस चीज़ से दुनिया घबराती थी और डरती थी और है, उसका उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताबों में, और बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, रोग आर्मी ऑफ पाकिस्तान और इस किस्म की चीज़ें, और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में जब तक फौज मौजूद है पाकिस्तान को गिराया नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने अब जो आपका बाद में सवाल आएगा उस वक्त मैं ये इस चीज़ का जवाब दूंगा, ये कौन जिम्मेदार है जो फौज में लाइन हो रही है और फौज को अलग किया जा रहा है, वो अलग बात है। आपने पूछा है कि फौज की हैसियत क्या है हमारी। पहले तो दरअंदाजी के बारे में ये मैं कह दूं कि अगर दरअंदाजी हो रही है तो कोई भारत से पूछे कि वो दरअंदाज जा किधर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। कभी आपने सुना है भारत की खबरों में कि जी वहां पर धमाका हो गया, वहां पर ये हो गया, जबकि हम रोज सुन रहे हैं कि आज ये इतने लोग शहीद हो गया, इतने लोग शहीद हो गए। तो दरअंदाजी जहां से हो रही है और जो वो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो तो नजर आ रही। दरअंदाजी सिर्फ दरअंदाजी के लिए तो नहीं होती, दरअंदाज जाते हैं तो कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो आपको भी सोचना चाहिए, बाकी लोग जो सुनते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो दरअंदाज क्या कर रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, वो सिर्फ जाने के लिए दरअंदाजी हो रही है या कोई काम भी उन्होंने करना है। देखिए जब पाकिस्तान की जो फौज है इसके बारे में अगर हम कुछ कहें, हम तीनों, तो साफ ज़ाहिर है आप कहेंगे कि ये तो बाइस्ड हैं, खुद फौजी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी मिसालें देता हूं जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये हर 2-3 साल के बाद एक कैम्ब्रियन पेट्रोल एक मुकाबला होता है यूके में, जिसमें जितनी कॉमनवेल्थ की फौजें हैं वो हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तान की फौज भी हिस्सा लेती है, हिंदुस्तानी फौज भी उधर होती है। माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले कई साल से हमने 2-3 गोल्ड मेडल उसमें जीते हैं। इसका मतलब तमाम कॉमनवेल्थ की फौजों में, और वो मैं इस डिटेल में नहीं जाता वो क्या चेक करते हैं, वो निशानाबाजी भी चेक करते हैं, वो आपकी फिजिकल फिटनेस भी चेक करते हैं, वो आपकी लीडरशिप भी चेक करते हैं, और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद चाइना में मुकाबला हुआ निशानाबाजी का, उसमें हमारे मेजर साहब ने पिस्टल की फायरिंग में और हमारे एक एनसीओ ने एलएमजी की फायरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब वो बाहर के इसी तरीके से जब मुकाबला होता है किसी फिजिकल फिटनेस का तो दंड बैठ के निकालने में भी नंबर 1 है। फिर एक चीज सारी दुनिया मान रही है कि अगर किसी मुल्क ने सही तरीके से काबू पाया है 98-97% टेररिज्म के ऊपर, तो वो पाकिस्तान है। इससे पहले पुरानी मिसाल एक श्रीलंका की है, वो जरा और किस्म की टेररिज्म थी। अब जितने टेररिज्म चल रहा है पूरी दुनिया में अभी भी चल रहा है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि जैसे पाकिस्तान ने उसके ऊपर काबू पाया तो इस तरीके से काबू पाए। पाकिस्तानी फौज के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं और दुनिया ने देखा है कि जब यहाँ पर कोई कैलेमिटी आए, जलजला आए, टिड्डी दल का अटैक हो, अभी कोविड-19 के सिलसिले में कराची में कोई गड़बड़ हो गई, तो फिर कौन ये सारे काम करता है। ये फाटा में जबकि कोई बंदा जाने को तैयार नहीं था वहां काम करने के लिए, वहां सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, वहां स्कूल बना दिए गए हैं, वहां मेडिकल सेंटर बना दिए गए हैं, वो आप जो ना देख लीजिए। और ये बल्कि जो सब जिस पर हम बड़ा नाज कर रहे हैं आज, ये सीपैक, इसका जो पहला ये सिल्क रोड बनी है, ये पाकिस्तान आर्मी का कारनामा है कि इतनी बड़ी सड़क इतनी ऊंचाई के ऊपर कोई और नहीं बना सकता था। तो ये वो चीजें जिनको ज़हन में रखना चाहिए। और फिर जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये तो मैंने ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बता दिया, हमारे लीडरशिप का स्टैंडर्ड जो है वो आपको अदना सी मिसाल दे देता हूँ कि दुनिया में जो एवरेज है 80 या 100 सोल्जर्स के पीछे एक ऑफिसर मारा जाता है,
हमारे यहाँ 8 या 9 के पीछे एक ऑफिसर शहीद होता है। इससे आप लीडरशिप का अंदाजा लगा लें कि ये हमारे अफसर आगे जाते हैं, मतलब ये नहीं होता कि वो आगे कोई ढाल बना के पीछे जाने वाले लोगों में है। तो सिर्फ बात यह है कि जिस चीज पर जरब लगी है वो है हमारा इस्लाम, जिसका अभी जिक्र किया है जन साहब ने, वो हमारा जज्बा जहाद, जिस पे लोगों ने कहा अच्छा जी जहाद तो वो होता है जो नफ्स के खिलाफ हो, ये कौन सा जहाद है कि आपने वेपन उठा लिए और ये कर लिए। इसको मारने की कोशिश की गई है, हमारा डंग निकालने की कोशिश की गई है, और अल्लाह नहीं करेगा कि हमारा जज्बे जहाद कोई मान नहीं पड़ा। हमें पता है जहाद किसको कहते हैं, जो हुकूमत हुक्म देती है वही जहाद होता है, और उसके लिए हम अपनी जान की बाजियां जैसे लगा रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन जनरल साहब फौज जो लड़ती है वो ये है, मैं यहाँ पे एक सवाल आपके साथ करता हुआ जाता हूँ। फौज चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर अवामी ताकत उसके साथ नहीं खड़ी होती है, अवाम नहीं खड़ी होती है, तो वो जंग, जो मैंने जितनी भी स्टडी की है उसमें ये कहा जाता है कि अवाम की ताकत के बगैर, कौम की सपोर्ट के बगैर, चाहे जंग कितनी ही वो फौज ताकतवर हो, वो जंग नहीं जीत सकती। दूसरी बात यह है कि जंग के लिए जज्बात की भी अहमियत होती है, बिल्कुल है, ईमान की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सर जंगी सलाहियत आपके पास होनी चाहिए ना। जाहिर है आपने लड़ना है, आपके पास वो असला, वो चीज़ें, वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपका दुश्मन बहुत बड़ा है, वो भी एटमी ताकत है, आप भी एटमी ताकत है, और जो फौजी साजो सामान है सुनते हैं कई बड़ा रेशो है उसके मुकाबले में। क्या कहेंगे सर आप? जी रेशियो तो बड़ा है, लेकिन भरी पड़ी है तारीख जब छोटी फौजों ने बड़ी फौजों को हराया है, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके नाज़रीन भी जानते हैं। हमारे पास कोई ऐसी तोप नहीं है जो कि हिंदुस्तान की तोपों से कम हो, उससे बढ़ के हो सकती है। कोई ऐसा टैंक नहीं है जो उनके टैंकों से कम हो, कोई ऐसा जहाज नहीं है उनके जहाजों से कम हो, कोई ऐसा शिप नहीं है सिवाय ये एयरक्राफ्ट कैरियर के, कोई आबदोज कोई। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट कर इस फौज को इक्विप किया है, और फिर फौज ने भी अपना निभाया है किरदार इस तरीके से कि बेहतरीन ट्रेनिंग, बेहतरीन लीडरशिप और जान फशानी के साथ हर काम किया है, और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ये तैयार फौज है, रेडी टू फाइट फौज है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान कभी हमला करेगा। और मैं आपको एक अपनी थ्योरी दे देता हूँ, हिंदुस्तान सख्त तकलीफ में है अपने अंदरूनी मामलात की वजह से, और जो उसको खिफत उठानी पड़ी है बैरूनी, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। उसको खदशा सिर्फ ये है कि इन हालात में जबकि मैं सख्त फंसा हूँ, पाकिस्तान कोई काम ना कर जाए, इसकी वजह से वो उसने हमें दबाव में रखा हुआ है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा मैं आता हूँ जनरल अब्दुल कयूम साहब। जिस तरह मैंने जनरल साहब से कहा कि सर अफरादी क़ुव्वत उनकी ज़्यादा है, साजो सामान उनके पास ज़्यादा है, वो भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान फ़ौज के पास भी साजो सामान है, और 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज है। लेकिन सर क्या डिफरेंस है दोनों फ़ौज का मुवाजना करते हुए? आप पाक फ़ौज को इन जंगी सलाहियत, जंगी हिकमत अमली में और क्या चीज़ इसके साथ शामिल है जो एज देती है भारतीय फ़ौज के हवाले से? देखें, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वेपन्स होने चाहिए, और लोधी साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और वो साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इन एडिशन टू व्हाट ही सेड, आपके पास वो मिसाइल हैं जो उनके पास नहीं है, हमारे पास बेस्ट मिसाइल हैं, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ये सुपीरियर है। प्लस जब उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात की थी तो पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना के उसको भी न्यूट्रलाइज किया। अभी जो आपका क्वेश्चन है, जो हमारे सामीन को भी जो सुनने वाले हैं उनकी समझ के लिए, कि लड़ाई के अंदर सुपीरियरिटी क्यों मिलती है। देखिए, उसके लिए वो फौज लड़ती है जिसके पास काज ऑफ वार हो टू फाइट। कि आपके पास काज ऑफ वार क्या है? काज ऑफ वार जन्म देती है विल टू फाइट को। पाकिस्तान के पास काज ऑफ वार ये है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। आपने हिंदुओं का ट्रीटमेंट देखा हुआ है उस वक्त के मुसलमानों, जब ये सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था, इंडिया पाकिस्तान, उस वक्त जब पार्टीशन हुई, और आज जो मुसलमानों की वो हालत हो रही है। तो हम अपनी माओ बहनों, अपनी इज्जतों को बचाने के लिए, हमारे सोल्जर को ये पता है
कि मैंने यहाँ ही शहादत देनी है, मैंने पीछे नहीं जाना। हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल तीनों वॉर वेटरन भी हैं, हमने जंग भी देखी है। तो इट इज द काज ऑफ वॉर एंड विल टू फाइट विच गिव्स यू दैट मोटिवेशन, और उसके लिए जो इंसान है वो बड़ा मजबूत है। आपके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, अगर आपके पीछे कन्विक्टेड जो कन्विक्शन वाले लोग हैं, सोल्जर्स, वो नहीं होंगे तो आप देखेंगे कि आप असले को छोड़ के भाग जाएंगे। ये अरब दुनिया के अंदर क्यों फौजें जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल कही जाती हैं, उनके पास पैसे की कमी तो नहीं है। मैं खुद मिडिल ईस्ट में रहा हूं, 2 साल आर्मीज के अंदर देखा है, वहां पैसा है, रेल पेल है, टेक्नोलॉजी है, बेस्ट वेपन्स हैं, जहाज हैं, ये है वो है। लेकिन वीकनेस क्या है? वीकनेस वो कम्बैट वर्दीनेस उस सोल्जर की नहीं है। और ये सोल्जर क्यों मजबूत है, जो एक आपने क्वेश्चन किया, ये इसलिए मजबूत है कि इसके पीछे कौम की दुआएं हैं। आपने ये कहा ना कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, यस, जब तक कि आपके पास पूरी कौम आपके पीछे ना हो, आपकी बैक के ऊपर ना हो, तो फौज ऑन इट्स ओन तो फिर कुछ नहीं होती ना। वो आपने देखा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ सारी माइट के बावजूद। तो और लेकिन मैं फख्र से कहता हूं कि आज भी अल्लाह के करम से पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, और उनको फख्र है इस बात का, अपने शोहदा के ऊपर फख्र है। और आपने देखा कि हमारी ये जवान, हमारे जो सिपाही, एनसीओज, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ जनरल्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स जो है, उन्होंने शहादतें पेश की हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे इसको सराहा गया है। मुझे याद है कि फ्रांस के सदर ने नवाज शरीफ साहब से ये कहा था कि आपने ये जो वार ऑन टेरर के ऊपर लोग तो राइट ऑफ कर रहे थे पाकिस्तान को, कहा यह जा रहा था कि मारगला हिल से भी तालिबान आ रहे हैं, मोटरवे के ऊपर भी कंट्रोल उनका है, और हर तरह से। तो अल्लाह का करम है, पूरी कौम इकट्ठी हुई, और उसके अंदर जब फौज ने अपना एक्शन किया तो सारी पार्टियां बशमूल अपोजिशन और हुकूमत के लोग हम इकट्ठे थे। आज भी अल्लाह के करम से हम उस काज के लिए एक हैं। इधर उधर से आवाजें आती हैं जो कि हर मौके पे आएंगी, उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही टू सम अप मैं ये कहूंगा कि आपकी काज ऑफ वार एंड विल टू फाइट, और आपका नजरिया, आपका ईमान, और आपके अंदर जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, दैट मेक्स यू फाइट। ठीक है, इस पर जरा सा कमेंट्स मैं ले लेता हूं, जनरल लोधी साहब से भी ले लेता हूं। बहुत ही अहम ये पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि वो हमें बताएं, क्योंकि एक पॉइंट तो मेरे पास भी था, मैं रखता हूं, पता नहीं ये सही है इस गलत है, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि गुज़िश्ता 15 साल से, लोधी साहब 15-17 साल से हमारी फौज मुसलसल जो है वो फाइटिंग में है, गुरिल्ला फाइट भी कर रही है, ऐसी फाइट भी कर रही है जो कि जिसमें बड़ी बड़ी फौजें हार के गई। ये आपके यूरोपियन भी, आपके अमेरिकन भी, आपके ब्रिटिश भी, जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने वो जंग जीती है, और मुसलसल 15 साल से। तो क्या ये भी एज देता है पाकिस्तानी फौज को भारत के मुकाबले में? सर क्या कहेंगे? मुख्तसर में आगे जाऊंगा। जी, ये एक एज है। और एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जब टोटल वॉर ना हो सके, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उसमें नहीं हो सकती, तो फिर छोटी और बड़ी फौज का जो मुआवजा है वो इतना अहम नहीं रहता। जब जंग होनी छोटे लेवल पर है, जब होनी एक महदूद इलाके में है, होनी एक महदूद जंग है, तो फिर छोटी फौज भी बाज़-औक़ात सुपीरियर अपने आप को बना सकती है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर हम उसको कहते हैं। तो ओवरऑल जंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों तरफ एटमी हथियार हैं और सारी दुनिया को भी पता है और दोनों साइडों के जर्नैलों को भी पता है। तो वो किसी एक सेक्टर में अगर लेकर आएंगे तो या तो उसको भर देंगे, वो हमारे लिए निशाने ज्यादा बना देंगे, जिसको कहते हैं कि वो स्पेस टू फोर्स रेशियो इतनी खराब कर देंगे अपनी, जैसे कि अभी कश्मीर में है। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में उन्होंने इतनी फौज डाल दी है कि अगर पाकिस्तान जरा सी मूव करे कश्मीर की तरफ तो उनको मुसीबत पड़ जाएगी, वो एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो टकराव हो जाएगा। एक स्पेस टू फोर्स रेशियो होती है जिससे वो बड़े हुए हैं। दूसरी एक चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं, आपने पाकिस्तानी फौज को कोई 7-8 लाख बताया, पाकिस्तानी फौज 5 लाख से ज्यादा नहीं है, बाकी कुछ सिविल आर्म फोर्सेज हैं, और हिंदुस्तानी फौज 13-14 लाख है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है छोटी और बड़ी फौज, ठीक, और वो जो आपने पॉइंट किया कि बैटल हार्डन फौज, इसका बेशक इसमें आप सही कह रहे हैं, कोई मुवाजना नहीं है। और मोराल की, अगर आप मोराल के इंडिकेटर्स होते हैं
मोराल के इंडिकेटर्स अगर आप चेक कर लें कि भगोड़े कितने हो रहे हैं किस फौज से, अपने अफसरों को कौन मार रहा है, खुदकुशियां कौन कर रहा है, तो ये आप खुद कहीं से जमा, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे जी चूंकि पाकिस्तानी फौज का रैप है इसलिए गलत कह रहा है, आप कहीं से पता लगा लें, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने अहम तरीन इशूज़ पे भी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। जनरल क़य्यूम साहब, आपकी तरफ आता हूँ दूसरे हिस्से को लेके, और वो ये है कि सर माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठते रहे हैं, तजिया निगार भी उठाते रहे हैं, अपोजिशंस भी उठाती रही हैं, सियासी जमातें भी उठाती रही हैं, मुतनाज़ा का क्वेश्चन बनता रहा है। लेकिन सर ये 2.5 साल के अरसे में जितना ज़्यादा फ़ौज मुतनाज़ा हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई। अब आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर इस फौज के मुतनाज़ा होने के वजूहात क्या हैं या कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं सर? देखें डॉक्टर साहब, एक तो आपने माजी की बात की। ऑफ कोर्स माजी में जो मार्शल लॉ लगते रहे, जहाँ आइन एब्रोगेट हुआ और जहाँ इंसानी हकूक़ जो हैं वो ख़त्म हुए, जहाँ एक एफर्ट की गई कि जी, और फिर प्रोलॉन्ग्ड किस्म के डिक्टेटरशिप आए जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पनप ना सके और वो मजबूत ना हुए। और जब आपका ईमान है आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती पे, तो ऐसी सूरत के अंदर, और आप कहते हैं ट्राइकाटमी ऑफ पावर के ऊपर हमारी सारी बेस है, तो ना अदलिया मजबूत हुई, ना आपकी जो पार्लियामेंट मजबूत हुई, और एग्जेक्टिव का भी जो मसला है वो भी रहा। तो वो चीज़ें तो तारीख इसकी गवाह है और पूरी पाकिस्तानी कौम भी जानती है कि वो एक नेगेटिव साइड थी। काश के ऐसे ना होता, इंडिया के अंदर ये मार्शल लॉज वगैरह नहीं आए तो उनकी एक कंटिन्यूटी रही और उनकी सर्विसेज भी चलती रही। अभी जो दूसरा पॉइंट आप कह रहे हैं कि अभी आर्मी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि यस एफर्ट्स हो रही हैं इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की। एफर्ट्स जो हैं वो एक एजेंडा है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। जैसे शुरू में कहा गया कि पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो अवाम की विल में है और अवाम की जो पजीराई है वो सारी सपोर्ट आर्म फोर्सेस के पीछे है। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी आर्म फोर्सेस और आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर है और बैरूनी दुश्मन ये समझता है कि इनको पब्लिक की निगाहों में अगर गिरा दें तो फिर आपका मसला आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेशन बाकी दुनिया की होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें कौन जिम्मेदार है? अभी आप ये कहते हैं ये जो आवाजें उठ रही हैं ये अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से भी तकारीरों के अंदर इसका जिक्र आता रहा जो कि पब्लिक ने अप्रिशिएट नहीं किया। और साथ ही ये समझना भी ज़रूरी है कि बहुत कलीदी रोल जो अदा करती रही वो मौजूदा हुकूमत भी करती रही, जबकि हर स्टेज के ऊपर उन्होंने कहा हम एक पेज पे हैं। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमत की जो आर्म फोर्सेस है वो सब सर्विएंट होती है, उन्होंने सपोर्ट करना है हर पॉलिसी के अंदर और आगे, और बहुत सी अच्छी चीज़ें बतानी है, बहुत सी इनपुट्स देनी है। उनकी इनपुट्स के बगैर आगे कौम की चीज़ें नहीं चल सकती। लेकिन ये कहना कि ये हमारे मैनिफेस्टो के साथ हैं, तो ये एक मज़ाक़ खेज़ सी बात है कि मैनिफेस्टो हर पार्टी का है और फौज पूरी कौम की है। तो इसलिए जब आप बार बार ये कहते रहे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जी ये फौज हमारे साथ है, हम एक पेज पे हैं, वो है, उससे फौज को एम्बेरस करने की कोशिश की गई। अफवाज पाकिस्तान का रोल है वो रियासती अदारा है, उसने पूरे बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इंटरनल थ्रेट्स एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखना है। उन्होंने उनकी प्लेट में बहुत कुछ है, उन्होंने अपने फौज को ट्रेन करना है। ये ट्रेनिंग जो है ये कोई इजी काम नहीं है, उन्होंने उसको इक्विप करना है। आपने उनका बजट फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब है कि जितनी डिवैल्यूएशन हुई है और जितनी इन्फ्लेशन है उस लिहाज से हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीस का आपने उनको लो कर दिया। तो इसलिए फौज के मोराल पे ये चीजें इंपैक्ट बोलता कोई नहीं, बिकॉज वो तो एक डिसिप्लिन अदारा है। इसी तरह जो पेंशनर हैं,
मैं अगले दिन बात चकवाल में कर रहा था अपने वॉर वेटरन्स जो 65 वार के हैं या वो, उनकी अभी जो पेंशनें हैं वो मतलब नायब कासद की तनख्वाह से भी कम है। आप उसको 12,000, 15,000, 25,000, और अभी जो है तो वो लोगों का डिमांड है कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए, चूंकि उनका रहना अभी मुहाल हो गया है, बिजली, गैस, सब्जियों की कीमत, दालों की कीमत वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं टू कंक्लूड कि अफवाज पाकिस्तान के अदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। वो कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं है, ये पोटेंट आर्मी है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और इसी की स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा मुल्क हम फख्र करते हैं अपने जवानों के ऊपर और इसको। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो फौज का यह नाम लेके अपना कॉन्फिडेंस गेन न करे। फौज डेफिनेटली मुल्क की फौज है और इसके ऊपर हमारा पूरा एतबार है। ठीक है, मैं आता हूं जहां साहब, लोधी साहब, जिस तरह जहां साहब ने बताया कि फौज पूरी कौम की फौज होती है, लेकिन सर अगर ये तासुर डेवलप हो रहा है और ये बात आ रही है, जैसे जहां साहब ने भी कहा और ये हर जगह आ रही है और ये डिस्कशन में है कि फौज पूरी कौम की होती है, किसी एक पार्टी की मैनिफेस्टो के सपोर्ट में नहीं खड़ी होती, लेकिन एक तासुर आ रहा है कि फौज किसी पार्टी की मैनिफेस्टो यानी सियासी मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी और उस सूरत हाल में लोधी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है, शायद लोधी साहब को आवाज क्लियर करें, क्या हो गया भाई, अब आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? लोधी साहब आवाज आ रही है? मैं फिर जन साहब की तरफ जाता हूं, कयूम साहब की तरफ, या ब्रेक लूं? मैं ब्रेक है अभी, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। जनरल खालिद लोधी साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आपकी आवाज आ रही है? अच्छा सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये तासुर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है कि अफवाज पाकिस्तान एक सियासी जमात के सियासी एजेंडे के साथ खड़ी है, और अगर ऐसा तासुर इस्टेब्लिश होगा तो यकीनन कौम तकसीम होगी, ये इसको पे कोई दो राय तो नहीं बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तासुर जो इस्टेब्लिश हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? फौज पे डालेंगे, अपोजिशन पे डालेंगे, या हुकूमत पे डालेंगे? क्या कहेंगे सर? जी, असल में आपने एक फैक्टर छोड़ जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जा सकती है। आपने सुन नहीं लिया कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने क्या चीज सामने लेकर आई है? क्या आपको पता नहीं है कि जब हम हलीफ भी थे अमेरिका के और जंग लड़ के उनके साथ ही थे, तो वो बार बार क्या कह रहे थे कि यहाँ पर कैंप है और यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर ये और यहाँ पर वो है। और मैंने जिन किताबों का हवाला दिया जो कहते हैं कि पाकिस्तान को काबू किया ही नहीं जा सकता जब तक कि आप उसकी फौज पे चोट न लगाएं। तो देखें, बात ये मेरे भाई कि किसी का कसूर नहीं है, हमारे अपने अंदर से जो है वो कुछ लोग मिसलीड हुए हैं, कुछ लोगों ने मिसरीड किया है, जो कि फौजी जो आप कह रहे हैं कि फौज एक पार्टी के सियासी उसके साथ खड़ी है, इसको मैं यूं कहूंगा कि फौज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, कल को नून की आ जाए, परसों पीपल्स पार्टी की आ जाए, उनके साथ ऐसे ही खड़ी होगी जैसे कि आज खड़ी है। और जो दूसरी पार्टी है वो यही वावेला मचाएंगी कि जी उनके ये सियासी उसके साथ खड़ी है। तो ये बात ऐसे ही देखें। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि हम एक मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे की पिक्युलैरिटीज है। फौजी कोई आसमान से उतर कर नहीं आए, यही जो हमारे भाई कुछ उधर चले गए, कुछ आप बैठे ये काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस में चले गए, कुछ ब्यूरोक्रेसी में चले गए, तो आप फौज को कोई फरिश्तों की अमाजगा ना समझे या फरिश्तों का बंच ना समझे, लेकिन ये बेटर ट्रेंड है, इसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। आप हर चीज को जो है ना मुकाबले में देखना चाहिए। आप जब कहते हैं कि फौज मुतनाज़ा हो गई है, तो ये जरूर बताएं कि किसके मुकाबले में ज्यादा मुतनाज़ा हो गई है? जुडिशरी के मुकाबले में, नैब के मुकाबले में, पुलिस के मुकाबले में, खुद पार्टियों के मुकाबले में, जो जिनको ये फुर्सत नहीं मिल रही कि लड़की और उसका बेटा और उसकी पोती का। अरे भाई, फौज भी दिमाग रखती है, फौज भी इस मुल्क की भलाई के बारे में सोचती है, तो कभी ऐसा काम हो जाता है। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि किसी को इतराज नहीं है कि आप पैसे से वोट खरीद लें,
किसी को इतराज नहीं है कि आप ये जो अपने डेवलपमेंट वर्क होते हैं इनकी बुनियाद पे वोट खरीद लें। किसी को इतराज नहीं है कि आप खानदानों की बुनियाद पे वोट खरीद लें। और जो एक चीज नहीं हो रही उस पर बहुत इतराज है कि जी आपने उसको उसके साथ मिला दिया। मैं एक बात आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी की है, ये बहुत बड़ी पार्टी है दोनों, पीपल्स पार्टी भी और PML भी। ये क्या 10-10 बंदे प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो आपके प्रोग्राम में आके कहें कि मैं हूं वो बंदा जिसको फलाने कर्नल साहब ने फोन किया था कि तुम इधर से उधर हो जाओ। आज तक कोई बंदा लेकर आए हैं? नहीं हुए। गिलगित बल्तिस्तान में फौज की निगरानी में इंतखाबात नहीं हुए, कौन जीता है वहां पर? और अब आप अभी क्यों बना लिया आप सब ने कि जी ये जो जिमनी इंतखाबात है उसमें फौज आ जाए? क्यों नहीं इतराज किया अपोजिशन ने? आज इतराज करे अपोजिशन, जी हम ये इंतखाब नहीं लड़ते क्योंकि फौज को आपने बुला लिया। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि टाइम कम रह जाएगा, क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं होता है बल्कि ये लोगों का होता है और मैं ले आता हूं और आप क्लियर करते हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल हैं जो तजिया निकार हैं, डिफेंस वो हैं, वो मौजूदा हुकूमत जो एक नाहल हुकूमत जो लोग अपोजिशन कहती है उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों है सर? मुख्तसर था, मैं फिर जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। अच्छा, आप पूछ लें क्या जनरल कयूम साहब उनकी सपोर्ट में खड़े हैं? मुझे आपने कभी उनकी सपोर्ट में खड़े देखा है? जो उनकी कमजोरियां हैं गवर्नेंस की, मैं बिल्कुल सबके सामने कहता हूँ, हालांकि मेरी एफिलिएशन है उस पार्टी के साथ, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नेंस में दे आर फेल्ड। मैं ये भी कहता हूँ कि उनको ये भी नहीं पता कि इसको गवर्नेंस को ठीक कैसे करना है। उनको सबसे पहले शुरू करना चाहिए फ्रॉम द रिफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपने नट करना है पहले अपने आपके हाथ में पाना ठीक होना चाहिए। पाना अगर इंस्टीट्यूशन, आप अगर सिर्फ वजीरों को बुला के कहें कि ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, ये ठीक होने वाला है आपके ख्याल में? ठीक है सर, ठीक है, आपका वो आ गया। मैं जरा जनरल साहब से भी एक सवाल करूं। जनरल साहब इसका जवाब जरूर दीजिए सर। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नारे लगते रहे, ये पहले KPK बलूचिस्तान रहे हैं छोटे सूबों में, इस दफा सर पंजाब में भी लगे हैं, क्या उसकी क्या वजूहत है सर? 2 मिनट आपके पास है सर। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ लीडर मखसूस हैं जो हमेशा ऐसी बात करते रहे, और अभी पंजाब के अंदर अगर फ्यू लोगों ने ये किया होगा, बट आई कैन अश्योर यू, और मैं खुद पंजाब से हूँ और रूरल पंजाब से हूँ, बखुदा अफवाज पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत है हर पाकिस्तानी के दिल में। और आज आपकी कौम सिर्फ फौज सिर्फ पंजाब की नहीं है। ये अगर 2-2.5 लाख फौज पंजाब की है तो 80,000 से ज़्यादा सिंध के हैं और 82,000 से ज़्यादा KP के हैं, और पहली दफ़ा ये बलूचिस्तान से भी 25-30 हज़ार हैं, और ये कौमी आर्मी है, तो इसको मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब आप एज में बड़े होते हैं कि यू हैव टू राइज अबव योर डिपार्टमेंट्स एंड पार्टीज एंड पॉलिटिकल एंड थिंक फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल में लोधी साहब हैं या मैं हूं, हम उस कैटेगरी में हैं कि खुदा गवाह है, मुल्क जब बात आ जाती है तो हम ये समझते हैं बिकॉज हमारी पहचान पाकिस्तान है, बेशक, और हम कभी भी ये वो यस हमारी पार्टियों से एफिलिएशन जरूर है। और मैंने अगले दिन इमरान खान साहब को एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उनके एक इंटरव्यू में चंद चीजें अच्छी थी और आई अप्रिशिएटेड कि दिस इज वेरी गुड जो आपने कहा है, लेकिन आप कौमी इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें और एहतसाब को वन साइडेड न रखें। अगर आपने मदीना की रियासत बनानी है तो वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो के भी कभी चोरी में मुलव्वस का होगा तो उनका हाथ कटेगा। तो आपको अक्रॉस द बोर्ड, और फिर तसव्वुर इस्लाम में यह है कि काजी अगर मुद्दई की तरफ देख के मुस्कुराए तो मुद्दा अलग